अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीना क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पोलिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे इंटरव्यू देखे आपने मेरे, लेकिन आज एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है, मुझे ये इसमें देख कर बताना पड़ेगा कि कितने बड़े आदमी हमारे साथ बैठे हैं। बहुत ही अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं, अध्यापक हैं, साहित्यकार हैं। श्रीमद् भागवत गीता का भी 2 पुस्तकों को इन्होंने विमोचन किया है, जो कि हरियाणवी में और हिंदी में। ऐसे पहले व्यक्ति आपके सामने जो बैठे हैं आप देख पा रहे हैं, नरवाना क्षेत्र के काफ़ी प्रचलित मंच संचालक भी हैं। ऐसा बोलते हैं मंच पे, बस पूछा मत, मैं तो शिष्य भी रहा हूँ इनका। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया मनीष, थैंक यू। आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार जी। सबसे पहले सर अपने बारे में बताएं। मनीष, मैं गांव बेलरखा, नरवाना तहसील, ज़िला जींद में जो है मेरा जन्मभूमि है जी। और मैं सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा तक वहीं पढ़ा हूँ जी। फिर उसके बाद नरवाना के एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और केएम कॉलेज नरवाना से मैंने ग्रेजुएशन की जी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने एमए और पीएचडी की है जी। और उसके पश्चात मैं फिर विभिन्न प्राइवेट स्कूलों से होता हुआ सरकारी स्कूल में हिंदी प्राध्यापक लेक्चरर की पोस्ट पर आजकल काम कर रहा हूँ मैं। जी, काफ़ी प्रचलित आप हरियाणा के जींद जिले में कहीं भी बोल दो डॉक्टर जगदीप राही, आपको हर कोई जानता है। इतने अच्छे अच्छे साहित्य आपने लिखे हैं और मंच संचालक का तो कहना ही क्या है। अध्यापक, आपका रिजल्ट स्कूल में देखो टॉपर हैं आपके बच्चे। तो ऐसा ये सब कुछ अकेले के पास रखा आपके पास, ऐसा क्यों? मनीष, जब व्यक्ति कोई अपने सफ़र में संघर्ष करता है जी, तो उसके सफ़र में आने वाले जितनी भी कठिनाइयां हैं, मुश्किल हैं, उनको पार करते करते जब वो मंजिलों तक पहुंचता है जी, तब वो सारी कठिनाइयां ही उसकी उपलब्धियों में शुमार हो जाती हैं। जी, उन्हीं को उपलब्धियों में गिनना शुरू किया जाता है। जी, अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पीएचडी की, जी, तो पीएचडी करने के दौरान ही मैं जो है वहाँ पेहवा में टैगोर पब्लिक स्कूल है, जी, वहीं जो है मैंने हिंदी प्राध्यापक का काम शुरू कर दिया था जी, ताकि मेरा पढ़ाई का खर्च भी साथ साथ निकलता रहे। तो उसके पश्चात फिर मैं वहाँ से पीएचडी पूरी होने के पश्चात नरवाना का बहुत बड़े जो प्रतिष्ठित स्कूल हैं, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना और एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना, उस ज़माने के अपने बहुत टॉप स्कूल रहे हैं जो हरियाणा की टॉप 10 रैंकिंग में हमेशा रही। तो एसडी पब्लिक स्कूल में मैंने हिंदी लेक्चरर की पोस्ट पे काम किया, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने हिंदी लेक्चरर की पोस्ट पे काम किया और उसके बाद मैं फिर सरकारी सेवा में आया। तो इतने सारे अच्छे और प्राइवेट स्कूलों का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस था, तो उस एक्सपीरियंस को लेकर के ही फिर मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में इस प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कर सका। और बतौर साहित्यकार जैसे आप कह रहे हैं, मैंने 2006 में मेरी पहली पुस्तक आ गई थी आवर्तन के नाम से, और अब तक मेरी कुल 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उम्र के लिहाज से कहिए या एक अध्ययन और अध्यापन के लिहाज से इस उम्र तक ये अच्छी खासी उपलब्धि कह सकते हैं आप। प्रभु की कृपा और माँ शारदे के आशीर्वाद से मेरे पास ये आप इस उपलब्धि की गणना कर सकते हैं। उसमें खास उपलब्धि ये है कि श्रीमद् भगवत गीता का मैंने हिंदी और हरियाणवी में 2 अलग अलग किताबों में मैंने लिखा है। गीता कुंज, हाँ, हिंदी में जो गीता पुंज के नाम से है और हरियाणवी में गीता कुंज के नाम से। 18 के 18 अध्याय, 700 श्लोक और प्रत्येक श्लोक का केवल 4-4 पंक्तियों की चतुष्पदी में मैंने अनुवाद किया है। और हरियाणवी में तो इतना सरल है कि अनपढ़ आदमी को भी वो सुनाओगे तो वो कहेगा कि यार गीता का ज्ञान तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। इसीलिए मैं इस बिहाफ पे जो है मैं ये भी दावा करता हूँ कि ये मेरा हरियाणवी का अब तक का जितने अनुवाद हुए हैं सब सरल और सबसे संक्षिप्त, छोटा भी और आसान भी, अनपढ़ आदमी को समझ में आने वाला अनुवाद है गीता कुंज पुस्तक में। जी, आपने श्रीमद् भागवत पूरा पढ़ा हुआ है, उसके बारे में सब कुछ जाना है। सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है वहाँ से जीवन में अपनाने की? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति का विषय रहा है। कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी हो, जब वो ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो चाहे देर सवेर जैसे भी पहुँचे, श्रीमद् भगवत गीता के प्रति उसकी आसक्ति होती है और वो उसको पढ़ना जरूर पसंद करता है और पढ़ता भी है उसको वो। तो मैं जो है 7वीं कक्षा से ही जो है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ श्राद्ध पक्ष में करता था। मेरे नाना जी बहुत ज्योतिष के प्रकांड विद्वान रहे हैं,
हमारा परिवार आध्यात्मिक परिवार रहा है। तो मेरी माताजी मुझे श्राद्ध पक्ष में गीता के पाठ करने को कहती थी। 16 के 16 दिन में 18 अध्याय, रोज़ एक अध्याय करता था और लास्ट में या बाद में 2 अध्याय पूरा करके 18 अध्याय 7वीं कक्षा से थे। तो इस प्रकार से शायद प्रभु की कृपा रही होगी, प्रारब्ध रहा होगा, या माँ सरस्वती की कोई कृपा रही होगी। मेरा जुड़ाव बचपन से ही है और फिर ग्रेजुएशन तक मेरा विषय संस्कृत विषय भी मैंने पढ़ा है, इसलिए शायद मेरा जुड़ाव वहाँ गीता के प्रति रहा। और श्रीमद् भगवद गीता तो व्यक्ति को जो है ज्ञान के साथ साथ कर्म करने की प्रेरणा करती है, क्योंकि ज्ञान देना तो श्री कृष्ण जी का उद्देश्य नहीं था, अपितु अर्जुन को जो है कर्म के प्रति प्रेरित करना ज़्यादा उद्देश्य था कि भाई आप इस काम को बीच में कैसे छोड़ सकते हैं, इस स्थिति पे के तो आके मुंह मोड़ ही नहीं सकते आपको तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो यानी ये जीवन का जो युद्ध है प्रत्येक व्यक्ति को पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात लड़ना ही पड़ेगा, आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। भूमिका आपकी चाहे कुछ भी हो, आप चाहे किसी भी स्थान पे हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी भूमिका में हो, आप योद्धा की तरह काम करेंगे, आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कर्म करने का जो प्रेरणा जो गीता श्रीमद् भगवद गीता देती है वो ज़्यादा मायने रखती है, वो ज़्यादा अद्भुत है। आप 2008 में एज ए लेक्चरर आपने ज्वाइन किया था जी, तो तब से अब तक का सफ़र कैसे देखते हैं आप? सरकारी नौकरी प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन का रास्ता जो है वो सुगम हो गया, और ये ऐसा मानना जाता है कि भाई अच्छे कर्म करने वालों के, भगवान के जो प्रिय लोग होते हैं उनको प्राप्त होती है सरकारी नौकरी, क्योंकि राजकोष से पैसा प्राप्त करना यानी राज लक्ष्मी को प्राप्त करना वो प्रभु इच्छा से ही संभव होता है, उसमें उसका भी थोड़ा बहुत योगदान होता है, लेकिन परिश्रम की महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। परिश्रमी व्यक्ति पर प्रभु प्रसन्न भी होते हैं, परिश्रमी व्यक्ति पर लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है, परंतु डेस्टिनी और भाग्य का भी कहीं ना कहीं जो है सब लोग मानते हैं, वो चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, उनकी थोड़ी बहुत भूमिका जरूर रहती है। तो अब चूंकि रास्ता तो शिक्षा का पहले भी था, पर पहले निश्चिंतता दिमाग में कम थी, अब थोड़े आश्वस्त हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं, इसलिए निश्चिंतता सुकून और शांति को भी प्रदान करती है। जी। अब कुछ ऐसे दर्शक भी होंगे जो लेक्चरर बनना चाहते हैं हरियाणा के अंदर, उनको थोड़ा सा आप मोटिवेट कीजिए, कैसे तैयारी की जा सकती है, कैसे पाया जा सकता है लेक्चरर की नौकरी? देखिए, मेरी जो सिलेक्शन हुई 2008 में हुई और 2006 की वैकेंसी तब फार्म अप्लाई किए गए थे, और तब तक एचटेट और सीटेट नहीं होते थे, परंतु उस समय जो एक कंबाइंड जो है कॉम्पिटिशनल टेस्ट होता था HSSC के द्वारा जो लिया जाता था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उस समय भी 1.5 लाख से ज़्यादा फार्म हमारे जो है हिंदी विषय के लिए आए थे और केवल 450 पोस्ट थी। और उन 450 पोस्ट में भी आप समझिए कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बहुत ज़्यादा फार्म थे उस समय 2006 में, और जो भी कारण रहे होंगे, तो क्योंकि हिंदी विषय तो यूपी का तो बहुत प्रिय विषय रहा है, तो उसमें भी बहुत टफ कंपटीशन था। और 450 नियुक्तियों में आप समझिए मेरा 33वां शायद 35वां रैंक है उस समय मेरिट के हिसाब से, आज भी उस लिस्ट में आप देखेंगे। तो मेहनत और परिश्रम तो जो है एक विद्यार्थी को करना ही पड़ता है, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए। अब एचटेट सीटेट आ गई हैं, थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा कठिन भी हो गया है। यद्यपि एचटेट सीटेट करने से ही सीधी नौकरी मिल जाए तो भी आसानी थोड़ी रहती, उसके पश्चात फिर आपका एक कंपटीशनल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट भी रखती है सरकार। मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा सा रियायत जो है एचटेट सीटेट करने वाले बच्चों को दे दी जानी चाहिए, उसके पश्चात उनको सीधा इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने उनका कंपटीशनल टेस्ट तो ले ही लिया है पहले ही, जब आपने उनको सर्टिफिकेट भी दे दिया है, फिर उसके पश्चात मैं समझता हूं कि आपके स्क्रीनिंग का कोई औचित्य नहीं बचता है जी। और यदि कोई एचटेट करने के पश्चात स्क्रीनिंग में रह जाता है तो फिर उसकी डिग्री एचटेट सारी की सारी आप समझो, और वो यदि इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाता है तो वो उसके लिए तो बेकार है वो। इंटरव्यू तो एक डिग्री धारक का मौलिक अधिकार होना ही चाहिए, नोट कर लीजिए आप मेरी बात। मैं पूरे देश के परीक्षार्थियों से, विद्यार्थियों से, शिक्षाविदों से, कानूनविदों से ये मांग करता हूं कि जिस विद्यार्थी को आप डिग्री दे रहे हैं आप उसको इंटरव्यू से वंचित ना करें, कृपया उसको कम से कम इंटरव्यू तक जाने का रास्ता तो खुला रखें। या फिर आप उस डिग्री के साथ ही यदि कंपटीशनल एग्जाम रखने हैं तो उस डिग्री के साथ ही रखिए, उस डिग्री को कंप्लीट मत होने दीजिए। यदि डिग्री कंप्लीट कर दी गई है तो एक डिग्री को किसी मायने में आप साक्षात्कार के लिए भी तो उसको वैलिडिटी उसकी रखनी चाहिए आपको। तो मैं समझता हूं कि बेरोजगारों के इस दर्द को
सरकारें समझें। जी जी, तो कहीं ना कहीं अगर मेहनत करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं वहाँ पे। मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं हमेशा। जी ठीक है, भाग्यवादी तो शायद 1-2% लोग रहे होंगे जो किन्हीं कारणों से सफल होते हैं। मेहनत और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, जी परंतु भाग्य और प्रभु और जो है भाग्यवाद पे विश्वास करना और भगवान पे विश्वास करना, मेहनत के साथ विश्वास करोगे तो शायद सफल हो जाओगे। बिना मेहनत नहीं, बात फिर तो उससे भगवान और भाग्य भी साबित हो जाएगा। जी, कौन सा सूत्र आपके पास है? आपके पढ़ाए हुए बच्चे टॉप कर रहे हैं। देखिए, जो एक शिक्षक है और कहीं भी वो जब अपना क्लास टीचिंग करता है, क्लासरूम टीचिंग करता है, जब वो उसी पे डिपेंड करता है कि उसकी क्लासरूम की वर्किंग कैसी है। जी और जो जिन विद्यार्थियों को अच्छे गुरु, अच्छे शिक्षक, क्लासरूम टीचिंग करने वाले मिलते हैं, वो ज़्यादा जो है सफलता के और परीक्षा परिणामों में उत्तीर्ण होने के और अव्वल रहने के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। जी तो मेरा तो हमेशा यही रहा है कि मैं तो जब भी कोई पाठ पढ़ाता हूँ, इतने सरल तरीके से, इतने विस्तृत तरीके से पढ़ाता हूँ कि विद्यार्थी को उसके पश्चात जानने के लिए कोई प्रश्न शेष ना बचे। जी और वहाँ उसको जब भी वो कोई प्रश्न याद करे तो उसको लगे ये तो सर ने क्लास में ही बता दिया था। जी तो इसलिए जो इस प्रकार के हमारे साथी भी और हम भी जब भी परामर्श करते हैं तो ऐसा क्लासरूम टीचिंग करवाते हैं और उसी का ये परिणाम है सारा। जी, अभी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है आगे? अभी मैं जो है MS साइकोलॉजी का फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दूंगा इस साल। जी, और यही है कि भाई थोड़ा पढ़ते रहें, सीखते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि शिक्षण और शिक्षणेतर कार्य ही हमारा धर्म है। जी ठीक है ना, क्योंकि एक शिक्षक को तो हमेशा शिक्षा से जुड़े रहना चाहिए। जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, काफ़ी अच्छा आपने शिक्षा के बारे में बताया और हमारे दर्शकों को मोटिवेट किया। अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो आपको सुन रहे हैं? मैं अपने व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि साथियों, कि आप जीवन में कोई भी एक रास्ता जो भी पकड़ें, जी, वो निश्चित होकर के पकड़ें और आपको लगना चाहिए कि वो आपकी रुचि का विषय है। बीच में एक प्रश्न आपका मैं उत्तर देना उसमें रह गया कि आपने कहा कि बतौर मंच संचालक जो है मेरी एक अपनी आइडेंटिटी है, अपने शहर में, अपने ज़िले में, हरियाणा के साथियों में भी मेरी एक पहचान है बतौर उद्घोषक और मंच संचालक। नरवाना तहसील में 2004 से 18 तक लगातार 14 साल तक मैंने प्रशासनिक उपमंडल स्तरीय 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो कार्यक्रम है उनके साथ साथ अन्य सरकारी कार्यक्रमों का भी मंच संचालन किया है। और एक दशक ऐसा रहा है कि मंच संचालन के माध्यम से भी व्यक्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। वो हमने एक लाइन स्थापित की नरवाना में, उसके पश्चात जो है सैकड़ों विद्यार्थियों ने मंच संचालन की, सैकड़ों साथियों ने मंच संचालन की क्षेत्र में कदम बढ़ाया है और आज वो बड़े अच्छे अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग उनके एक नाम और पहचान के साथ काबिज हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मंच संचालन के रास्ते से भी हम जब जो गुजरे और यहाँ तक पहुँच रहे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे लगा कि ये भी मेरी रुचि का विषय है जी। और मैंने इस बात को समझा कि मेरा जो उच्चारण है, मेरा जो वक्तृत्व है, वो उसके लिए मुझे प्रयास करना चाहिए और उसने मुझे एक अलग आइडेंटिटी प्रदान की। आपके विषय की रुचि का, आप जो रुचि का विषय है वो पहचानिए। आप किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं? आप खाना बनाने में काम कर सकती हैं, आप कैटरिंग में काम कर सकती हैं, आप यूट्यूबर अच्छे हो सकती हैं, आप जो है भाई एक लेक्चरर अच्छे हो सकती हैं, हो सकता है कोई कथावाचन का काम भी अच्छा करना जानता हो, उसमें बुराई क्या है? आप पहचानिए अपनी स्किल को और आप उस क्षेत्र में बढ़िए। जिस भी क्षेत्र में बढ़ें अपनी विशेष उपस्थिति के साथ बढ़ें। आपकी आइडेंटिटी, आपके साथ आपकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। आपके व्यूअर्स को मेरा यही एक संदेश है। जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतने कीमती समय में से हमें 10 मिनट दिए। मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। शुक्रिया मनीष, थैंक यू वेरी मच। जी सर।